अच्छा बेटा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो चीज़ें डिस्कस की थी उसमें हम यहाँ ला के रुके थे कि हमें डिफ्यूजन थ्रू मैनोमीटर के केसेस करने थे, ठीक है। अच्छा, ये जो छोटी सी डिवाइस आपके सामने है ना, ये कहलाता है मैनोमीटर। इस मैनोमीटर के कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज, वो इंपॉर्टेंट एरियाज कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो उसके ऊपर मार्जिन होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो एरिया, ये जो पाइप आपको नज़र आ रहा है, नहीं, इसमें हम कोई भी लिक्विड फिल कर सकते हैं जिसका अपना कोई कलर हो, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ना हो। तो मैं इसको इस लेवल तक फिल कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, अच्छा देखें, ये राइट साइड पे मैं इसकी डिटेल लिख देता हूँ। ये है क्या? ये बेसिकली आपके पास एक कलर्ड लिक्विड है। कलर्ड लिक्विड क्यों है? कलर्ड लिक्विड इसलिए कि बेटा नॉर्मली अगर आप वाटर को किसी पॉइंट पे आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, तो आप हो सकता है उसमें कोई गलती कर जाएं क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है। अगर आप उसी जगह कलर्ड सोल्यूशन, कलर्ड कंपाउंड यूज करते हैं तो इसका मतलब ये होगा क्योंकि वो विजिबल है और वो किसी न किसी रीडिंग को हिट कर रहा होगा तो डेफिनेटली कलर शो कर रहा होगा, तो उसकी कैलकुलेशन या उसका जो मार्जिन है वो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी सिर्फ विजिबिलिटी को सामने रखते हुए हमें कोई कलर्ड सोल्यूशन इसमें यूज करना होता है। नॉर्मली हम कहते हैं इसमें लिक्विड है, मोर स्पेसिफिकली कलर्ड लिक्विड होना चाहिए, ठीक है। पहली इन्फॉर्मेशन। दूसरी इन्फॉर्मेशन के जरिए बना हुआ किस चीज का है? तो जनाब ये है ये कहलाता है ग्लास ट्यूब। और इस ग्लास ट्यूब का एक एंड बिल्कुल ओपन है, जो राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है। ये क्यों ओपन है? उसका एक रीजन है यार। बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जज करने के लिए इसी की तरह की डिवाइस है, उसका नाम है बैरोमीटर। वो बिल्कुल इसका रिवर्स केस में काम करता है। यही डिवाइस, ऐसी ही डिवाइस है, थोड़ी सी चेंज है, उसको बैरोमीटर कहते हैं। यानी मैकेनिज्म उसमें भी यही फॉलो होता है, यही वाला। आप इसमें कैसे चेक करते हो? बहुत सिंपल सा तरीका है। ये जो फिल्ड लिक्विड है आपको नजर आ रहा है, इसकी एक साइड ओपन है, दूसरी साइड एक और जगह पे कनेक्टेड है। और वो जगह कौन सी है? वो जगह ये वाला छोटा सा बॉक्स आपको नजर आ रहा है। ये बेसिकली क्या है? ये आपके पास एक बीकर है, और ये बीकर कोई भी कंटेनर हो सकता है, बहुत स्पेसिफिक नहीं है, ये बीकर कुछ भी हो सकता है। अरेंजमेंट ऐसी होगी, दरमियान में आपको जो वैक्यूम नजर आ रहा है इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में, ये पूरा आपका बीकर इन्वर्टेड है। इसे आप कहते हैं गैस ए, ठीक है। ऑलरेडी जो इस एरिया में फिल्ड है उसे आप क्या कहते हैं? गैस बी। अब आप सोचें एक बात कि कोई भी गैस डिफ्यूज होती है तो उसकी डिफ्यूजन के लिए जरूरी है कि पार्टिकल आपस में क्या हो? इंटरमिक्स हो। और मैंने बहुत शुरू में आप लोगों से डिफ्यूजन स्टार्ट करते हुए कहा था कि इट इज सिमिलर टू द ऑस्मोसिस बट टेकिंग प्लेस विदाउट द बाउंड्री। विजिबल बाउंड्री कोई नहीं होती। अब विजिबल बाउंड्री आपको नजर आएगी। ऑस्मोसिस में विजिबल बाउंड्री होती है, अगर बाउंड्री ही ना हो तो उसको डिफ्यूजन कहते हैं नॉर्मली। अगर बाउंड्री हो जाए तो और स्पेसिफिकली उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। बाउंड्री अब मिल गई, और बाउंड्री क्या है वो भी देख लें। बाउंड्री ये पोरस सरफेस है। ये जो आपको ब्लैक एरिया पूरा नजर आ रहा है ना सेंटर में, ये पूरा का पूरा पोरस सरफेस है। अब देखो खास बात क्या होती है कि अगर आप किसी गैस को कहते हैं कि डिफ्यूज होना है और आप एक बाउंड्री प्रोवाइड करते हो तो डेफिनेटली एक चैनल है बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल ये गेट है, आप गेट से अंदर आते हो, गेट से बाहर जाते हो, तो पार्टिकल भी इसी चीज को मीडिया बनाते हुए गेट से अंदर आएगा और गेट से बाहर जाएगा। इस वक्त वो एरिया कौन सा है? वो कहलाता है पोरस सरफेस या पोरस प्लेट। Porous plate is basically a plate containing very tiny holes जिसमें से आपके गैस पार्टिकल्स लेफ्ट एंड राइट, इन और आउट, अक्रॉस मूव कर सकते हैं, ठीक है। यानी आप यूं समझें कि आपके पास जैसे एक ऐसा सरफेस है जिसमें छोटे छोटे होल्स हैं, और वो इतने छोटे होल्स हैं कि उसमें सिर्फ गैस पार्टिकल्स ही ट्रैवल कर सकते हैं। यानी अगर आप उसके ऊपर पानी डाल देंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा। और वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स गैस के पार्टिकल्स से जरा साइज में भी बड़े होते हैं, दूसरा कनेक्टेड होते हैं। तो एक वक्त में एक पार्टिकल गैस का तो जा सकता है लेकिन लिक्विड का नहीं जा सकता। अच्छा, अब खास बात यह है, खास बात यह कि दो कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1 क्या है?
गैस डिफ्यूजेस इन, ठीक है, गैस ए डिफ्यूजेस इन, ये पहली कंडीशन है। ये कंडीशन किस तरह एप्लीकेबल होगी कि सर ये जो बाहर वाले बीकर में गैस कलेक्टेड है, इट मूव्स इनसाइड अक्रॉस द पोरस सरफेस, यानी वो पोरस सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए कहां जा रहा है बेटे, अंदर जा रहा है। वहां पे ऑलरेडी आपके पास एक ऑलरेडी गैस फिल्ड है, उसका नाम क्या है, गैस बी। मुझे ये बताएं कि अगर आपके पास गैस ए मूव करके अंदर जा रही है और वहां पे ऑलरेडी कौन सी गैस फिल्ड है, गैस बी, तो पार्टिकल्स की क्वांटिटी इनसाइड द पोरस सरफेस इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब गैस पार्टिकल्स की क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो उनकी वाइब्रेशन, उनका थ्रस्ट, उनकी फोर्स, उनका पोटेंशियल बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। तो डेफिनेट सी बात है उनका जो गैस प्रेशर है जिसको आप कहते हैं ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, वो भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। टेक्निकली इस वक्त होगा क्या, एज ए रिजल्ट ये गैस मूव करेगी डाउनवर्ड्स, ठीक है, और लिक्विड को पुश करेगी इस डायरेक्शन में, यानी लेफ्ट साइड से लिक्विड को वो पुश करेगी डाउनवर्ड्स, और राइट साइड से ये लिक्विड क्या होगा, राइज होगा। अब आप सोचें कि इसकी जो न्यू वैल्यू है फॉर एग्जांपल कि यहां पर आ रही है, ठीक है, इसका मतलब पहले लिक्विड का लेवल कुछ और था, अब लिक्विड का लेवल कुछ और है। आपने कैसे आइडेंटिफाई किया लिक्विड का लेवल बढ़ गया, ऐसे कि गैस ए डिफ्यूज इन हो रही है, और जब वो डिफ्यूज इन होगी तो अंदर पार्टिकल की क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और पार्टिकल्स की क्वांटिटी एग्जैजरेट करने की वजह से प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। बेटे जब प्रेशर बढ़ेगा तो लेवल क्या होगा, लेफ्ट से डाउन और राइट से अप। अगर मैं इसको नॉमिनेट कर दूं, कुछ पॉइंट्स बना दूं, लेट्स से कि अगर हमारे पास ये पॉइंट नंबर 1 है, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं x, और बेटे जो y है उसको हम ये वाला पॉइंट कहते हैं। आपकी बेसिक ऑब्जर्वेशन क्या होगी, इफ गैस ए डिफ्यूजेस इन, आपकी ऑब्जर्वेशन होगी लिक्विड लेवल राइजेस एट y, y पे राइज होगा, और x पे क्या नजर आएगा, फॉल्स एट x। तो आपकी, हाँ बोलो, वो भी देख लेते हैं, वो नेक्स्ट कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, गैस ये डिफ्यूजेस इन, डिफ्यूजेस इन वो वाली गैस होगी जो ऑलरेडी बाहर है, इट नीड्स टू कम इनसाइड, वो बीच में आएगी, सेंटर में आएगी, तो उसको हम कहेंगे डिफ्यूजेस इन। अच्छा, दूसरी कंडीशन जैसे अयान कह रहे थे कि सर अगर ये ना हो तो फिर क्या हो सकता है, गैस बी डिफ्यूजेस आउट, सिंस इट्स ऑलरेडी इन, तो वो कहाँ जाएगी, डिफ्यूज होके बाहर जाएगी, वो अपने अंदर ही रहते हुए तो डिफ्यूज नहीं हो सकती, सो ऑब्वियसली उसकी नेक्स्ट डायरेक्शन क्या होगी, आउटसाइड। तो दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपकी गैस बी जो है वो मूव करके कहाँ जा रही है बेटे, बाहर जा रही है। अब अगर ये बाहर जाएगी तो जिस एरिया में गैस बी है वहां पे पार्टिकल्स की क्वांटिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, हाँ भाई महाराज, कम होगी। अब अगर पार्टिकल्स की क्वांटिटी मुस्तफा कम हो जाएगी तो गैस का जो अपना प्रेशर है वो कम होगा या इंक्रीज होगा, कम हो जाएगा। और अगर गैस का प्रेशर कम होगा तो उसकी सराउंडिंग वाला एटमॉस्फेयर ऑटोमेटिकली उससे कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो आपको पता है क्या नजर आएगा, लिक्विड लेवल rises at x and falls at y। क्या मूवमेंट होगी, नेट मूवमेंट होगी कि जनाब y से वो कहां जाएगा, नीचे, और x से वो कहां चला जाएगा, ऊपर। यानी लिक्विड ऐसे रखा हुआ है सेंटर में, वो कभी यूं मूव कर रहा है, 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 और इसकी बेस पे आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो चैम्बर सेंटर में बना हुआ है जिससे वो आपका जो ग्लास वेयर कनेक्टेड है उसमें प्रेशर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। और जब आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो आप एक और बात आइडेंटिफाई कर लोगे कि बाहर वाली गैस अंदर आ रही है, अंदर वाली गैस बाहर जा रही है, आइदर गैस डिफ्यूजेस इन और गैस डिफ्यूजेस आउट। स्टोरी क्लियर हुई, राइज एट एक्स, क्योंकि ऑटोमेटिकली अंदर एरिया में प्रेशर कम हुआ तो बाहर कंपैरेटिवली ज्यादा हुआ, इट स्टार्ट्स टू पुश डाउन, तो वो y से नीचे और x से कहां आने लगेगा, ऊपर।
और जब वहां चैम्बर में इनसाइड प्रेशर इंक्रीज होगा तो वहां से वो प्रेशर यहाँ पुश करेगा और यहाँ से राइज होना शुरू हो जाएगा। तो y और x की डायमेंशन समझ में आ गई, कब राइज होगा कब कम होगा। हमारे पास जो गैसेज होती है ना, एक वक्त में एक गैस डिफ्यूज नहीं होती। आपको पता है कि हर गैस डिफ्यूज हो सकती है, ऐसे ही है ना, लेकिन हर गैस एक डिफरेंट स्पीड पे डिफ्यूज होती है और वो डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर पे, और दूसरा डिपेंड किस पे करता है, मोलर मास पे। यानी कि अगर आपको गैस का मोलर मास बता दिया जाएगा तो आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे कि गैस कौन सी जो है वो डिफ्यूज ज़्यादा जल्दी होती है और कौन सी देर में, यानी फास्टर डिफ्यूजन किसकी और स्लोअर डिफ्यूजन किसकी है। ठीक है, और ये वाला कॉन्सेप्ट हम क्योंकि पहले कर चुके हैं ऑलरेडी, तो मुझे अंदाजा है कि आप लोगों को याद होगा। जिसका मास कम है बेटा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, ज़्यादा, और जिसका मास ज़्यादा है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, कम। अच्छा, वो डिफ्यूजन कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी डिफ्यूज इन और इट कैन बी डिफ्यूज आउट। जिसका मतलब ये कि हम प्लेसमेंट ऑफ गैस को अलग अलग कर सकते हैं। समटाइम ऐसा हो सकता है कि मैं अंदर ऑक्सीजन रख दूं, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड, और समटाइम ऐसा हो सकता है मैं अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रख दूं और बाहर का रख दूं O2। तो केसेस वेरिएबल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है, अगर गैस डिफ्यूज इन हो रही है, प्रेशर बढ़ेगा, लेवल मूव करेगा ऊपर y की साइड से, और x किस क्या होगा, फॉल करेगा। अगर गैस डिफ्यूज आउट हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा, y से फॉल करे और x से राइज करे। क्लियर होगी बात दानियाल? एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर मैं ये कहता हूँ कि गेट खोल दें, कुछ बच्चे अंदर आ रहे हैं, और पीछे वाला गेट खोलें और आप लोग चले जाएं, आप कितने लोग हो, 4, आने वाले कितने लोग हैं, 4। अगर आप जाएं भी सेम वेलोसिटी से, सेम स्पीड से, और वो आए भी सेम वेलोसिटी और सेम स्पीड से, क्या ये जगह ओवर क्राउडेड होगी? नहीं। एट द सेम टाइम आप एम्प्टी कर रहे हो, वो उसको फिल कर रहे हैं, ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब सेम रेट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी वक्त में क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल 4 जा रही है और 4 आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। हाँ, अगर मैं ये कहता हूँ कि आप लोग इस रूम से निकल जाएं, आप ये गेट खोलते हैं और आप एक एक करके जाते हैं, वो 4 करके अंदर आते हैं, तो थोड़ी देर के लिए ये जगह क्या हो जाएगी, ओवर क्राउडेड। कितनी देर के लिए? क्यों? क्योंकि थोड़ी देर में तो आप चले ही जाएंगे, उसके बाद नॉर्मलाइज हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब अगर पार्टिकल्स का इन और पार्टिकल्स का आउट, यानी उनका इनफ्लक्स और उनका आउट सेम स्पीड पे ना हो, तो थोड़ी देर के लिए जगह क्या हो जाएगी, ओवर क्राउडेड। जाने वालों की जो एम्प्टी कर रहे हैं स्पेस को, उनकी जो स्पीड है वो स्लो है, और इनकमिंग स्पीड क्या है, फास्टर है। तो थोड़ी देर के लिए जगह ओवर क्राउडेड होगी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम दोबारा नॉर्मलाइज जरूर होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसी तरह मैं कहता हूँ कि वो जो बच्चे हैं वो आ रहे हैं, आप जाएं, लेकिन आपके जाने की स्पीड बहुत है, उनके आने की स्पीड बहुत कम है, तो थोड़ी देर के लिए जगह क्या होगी, बिल्कुल खाली हो जाएगी। यहाँ हो सकता है 1-2 पार्टिकल, 1-2 लोग, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वो सारे बच्चे आ चुके होंगे, दोबारा से नॉर्मलाइज हो जाएगी। इसका मतलब पता है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? डिफ्यूजन का कोई भी केस पिक करो जिसमें मैनोमीटर का लेवल कहीं पर भी राइज और फॉल हो रहा हो, विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर वो लिख दे आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 2 आवर्स, आफ्टर अ डे, इसका मतलब पता है क्या होता है, थिंग्स गेट बैक टू द नॉर्मल स्टेट। यानी जो मैंने आपसे कहा कि पार्टिकल्स का इन, पार्टिकल्स का आउट, अगर ओवर क्राउडेड रीजन क्रिएट कर रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा, अगर लेस क्राउडेड है उसका मतलब प्रेशर फॉल करेगा, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम नंबर ऑफ पार्टिकल दोबारा से इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर वो आपसे कहता है ना कि अगर अचानक से गैस डिफ्यूज हो रही है इन और डिफ्यूज हो रही है आउट, इमीडिएटली क्या होगा, तो आप कहेंगे भाई यहाँ तो y पे राइज होगा या y पे फॉल करेगा। लेकिन अगर वो कहे आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम व्हाट यू कैन सी इनसाइड द स्ट्रक्चर, तो आप क्या बोलेंगे, देयर इज नो चेंज। सिंस शुरू में आया होगा, इमीडिएट पे आएगा, लेकिन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा। ऐसी एक कंडीशन हम लोगों ने फेड इन फेड आउट वाले केस में याद की थी, याद है? गैस का जो कलर है फेड आउट होता है, एक गैस नीचे गिरेगी, ऊपर वाला कंटेनर खाली होगा, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर लिखा हुआ आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो वो पूरा नॉर्मलाइज हो जाता है, इक्विलिब्रियम क्रिएट कर देता है। लॉजिक समझ में आई? तो बेटे पार्टिकल तब तक मूव करेगा जब तक दोनों साइड्स पे इक्विलिब्रियम क्रिएट नहीं होता। अब मेरी जो एग्जांपल है इसको जरा गौर से सुनिएगा। इसमें मैंने 2 गैसेस ली हैं, एक मेरे पास है गैस ऑक्सीजन और एक मेरे पास है गैस कार्बन डाइऑक्साइड। मेरे पास जो लिक्विड है वो फॉर एग्जांपल यहाँ तक फिल्ड है और यहाँ तक फिल्ड है।
ठीक है, ये मेरी एग्जैक्ट लाइन है जिस पे मैंने लिक्विड फिल किया हुआ है। क्लियर हो गया? एक को हम कह देते हैं पॉइंट एक्स और एक को हम कह देते हैं पॉइंट वाई। अच्छा बेटा, अब मुझे बताओ कि एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गया। कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है, एंड इट डिपेंड्स कि उसका मोलर मास कितना है। सो आई शुड राइट इट हियर, ये लिख दिया मैंने 32 एंड 44। सो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ऑक्सीजन का डिफ्यूजन फास्ट है और CO2 का डिफ्यूजन स्लो है। अब पहले तो ये बताओ ऑक्सीजन है कहाँ पे, इनसाइड और आउटसाइड? इनसाइड है, सो इट मस्ट बी ट्रेवलिंग आउटसाइड। सो गैस ऑक्सीजन डिफ्यूजेस आउट फास्टर। एग्जैक्टली, तो मेरा स्टेटमेंट क्या बना कि गैस ऑक्सीजन गैस diffuses out faster than CO2 gas diffuses in। बेटे कंडीशन बताएंगे आप मुस्तफा? अगर बात सही है स्टेटमेंट समझ में आया? मुझे मुस्तफा एक बात बताओ, ऑक्सीजन जा रही है ज्यादा स्पीड से, CO2 आ रही है थोड़ी देर से, तो ये जो पूरा रीजन तुम्हें नजर आ रहा है ये वाला, इस पूरे रीजन में पार्टिकल्स की क्वांटिटी बढ़ती हुई फील हो रही है, कम होती हुई फील हो रही है? कम हो रही है। तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है? डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब y से लिक्विड लेवल राइज होगा या फॉल करेगा? राइज होगा, बिल्कुल ठीक है। तो आपका जो लिक्विड लेवल है वो x से अप और y से कहाँ जाएगा? डाउन। y से फॉल हो रहा है। अच्छा मैंने y पूछा था, x से राइज हो रहा है, y से क्या हो रहा है? फॉल। अब इसी केस को अगर बेटा मैं रिवर्स कर दूं तो क्या होगा? ऑब्वियस हो गया ना? तुम्हें समझ में आया यार? बेटा तुम्हें समझ में आया मुझसे को? क्या पूछा जाएगा? अब आप सोचें, मैं आपको कहता हूं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं गिवन, ठीक है? कौन सी गैस थी? और से सुनना, कौन सी गैस है? X। वो मुझे कहता है कि ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट लिक्विड लेवल rises at X and falls at Y. What can you predict about X? It has a molar mass greater than oxygen, it has a molar mass equal to oxygen, or it has a molar mass lesser than oxygen? Greater, ठीक है? और अगर वो ये कहता कि X is a greater और बल्कि X is a similar molar mass as of oxygen gas, तो क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यानी कि लिक्विड लेवल ना कहीं पे राइज होता ना कहीं पे फॉल करता। अच्छा, इसी एक्सपेरिमेंट के बारे में वो कहता है कि X हैज अ ग्रेटर मोलर मास देन ऑक्सीजन। व्हाट हैपेंस आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम? Nothing happens, or basically no change in the liquid level can be seen or can be observed. The reason is after a very long टाइम वो जो इक्विलिब्रियम है वो रिटेन हो जाएगा वापस। जितने पार्टिकल्स ओवर क्राउडेड थे या लेस क्राउडेड थे वो ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। क्लियर हो गई बात मुस्तफा? बेटे ये लॉन्ग पीरियड वाली कहानी समझ में आ गई? ठीक है, चलें जी एक दो चीजें इसकी देखते हैं। ये P2 का क्वेश्चन भी है और P1 का क्वेश्चन भी है। नहीं, मैं दोनों ही ये अगर देखो मेरी बात सुनो, अगर गैस X के बारे में वो तुमसे कहता है कि राइट एन स्टेटमेंट टू जस्टिफाई द मोलर मास ऑफ गैस X, तो आप क्या करेंगे? तो थ्योरी, वैसे आप जब थ्योरी प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना ऑटोमेटिकली आपका पेपर वन उसी के साथ हो रहा होता है। अच्छा जी देखें, नीचे आपके पास सबसे पहला 2005 में MCQ लिखा हुआ है, पूरी डायग्राम वही है, वाटर इन्होंने रखा हुआ है, लेवल उन्होंने दोनों तरफ आइडेंटिफाई किया हुआ है, लेवल स्ट्रेट है, दोनों तरफ क्या है? बराबर है। अच्छा अब वो क्या कहते हैं व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? अच्छा स्टेम भी लिखी हुई है ना, अ बीकर ऑफ नाइट्रोजन इज इन्वर्टेड ओवर अ पोरस पॉट कंटेनिंग कार्बन मोनोऑक्साइड स्टोन। ठीक है, यानी गैस जो अंदर फिल्ड है इस वाले एरिया में वो कौन सी है बेटे? कार्बन मोनोऑक्साइड। और बाहर जो यहाँ पर गैस होगी वो कौन सी है? नाइट्रोजन। वो आपसे कहते हैं कि इनका जो लिक्विड लेवल है वो आपके सामने, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? क्या कह सकते हैं? आपके जहन में क्या आता है इवन विदाउट एक्चुअली आइडेंटिफाइंग कि क्या क्या डिस्ट्रक्टर्स दिख रहे हैं? तो अब आप चेक करें आपका आंसर लिखा हुआ है कि नहीं। अच्छा इसको कंफर्म कैसे करोगे? तुम्हारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड का मास अगर तुम निकालोगे तो 12 + 16 कितना बनेगा? 28।
और अगर नाइट्रोजन N2 कैलकुलेट करोगे तो 14 मल्टीप्लाई बाय 2 पे कितना होगा बेटे 28। अच्छा इवन अगर ये बात आपको ना पता होती तब भी आप ये वाली बात गैस कर लेते कि दोनों का मोलर मास क्या है सेम। मुस्तफा क्लियर है बेटा? ठीक है आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल है इसी की। द डायग्राम शोज अ डिफरेंट डिफ्यूजन एक्सपेरिमेंट। बीकर है, ऑक्सीजन गैस है, लिक्विड लेवल Y पे दिया हुआ है, विच गैस व्हेन प्रेजेंट इन द बीकर ओवर द पोरस स्पॉट दैट मींस इट मस्ट बी हियर एट पॉइंट X। ठीक है will cause the level at Y to rise। अच्छा कौन सी गैस होगी which is actually diffusing in faster और diffusing in slower, ये बताओ। हाँ भाई जो गैस डिफ्यूजन फास्ट हो रही हो वो ये काम कर सकती है, जो डिफ्यूजन स्लो हो रही हो वो ये काम कर सकती है फास्टर। तो आपने सिर्फ ये चेक करना है कि अंदर जो ऑक्सीजन गैस फिल्ड है जिसका मास कितना है बेटा 32, कौन सी गैस है जिसका मास 32 से ज्यादा है, जरा चेक करना है। प्रोडक्ट टेबल में ऐसे नहीं लिखा हुआ, ये आपको है मॉलिक्यूलर मासेस के लिए प्रोडक्ट टेबल आप देखेंगे और देखकर कैलकुलेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हाँ जैसे न्यूक्लियॉन नंबर्स दिए हुए, कार्बन का दिया हुआ है 12, हाइड्रोजन का दिया हुआ है 1, तो 4 टाइम्स 1 इज 4 एंड प्लस 12 कितना हो गया 16। NO2 यानी कि 14 प्लस 32 कितना हो गया। अब आप चेक करें कौन सी गैस X पे प्लेस की जाए तो उसका डिफ्यूजन फास्ट होगा, एक ही ऑप्शन है। ठीक है डिस्ट्रक्टर से भी पता लग ही जाएगा वैसे। अच्छा जी अब जरा रैंडम क्वेश्चंस हैं क्योंकि हमने टॉपिक हमारा माशाल्लाह कंप्लीट हो गया। डिफ्यूजन का काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी का मेरे हिसाब से कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप लोग पेपर में करेंगे और गलत करके आएंगे। हम वो अलग बात है पढ़ के नहीं अभी दूंगा ग्रुप पे डाल दूंगा, ये भी अभी सॉल्व करा रहा हूँ, वर्कशीट भी दे दूंगा, तो ये जो छुट्टियाँ आ रही है इसमें आराम से पढ़ के करेगा। वैसे कोई भी नहीं मुझे पता है लेकिन अच्छा है क्या इसके 14 दिन खोलोगे? हाँ तो फिर तो अगले हफ्ते चलो विच नहीं करनी है। विच डायग्राम रिप्रेजेंट द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन गैस, बच्चों वाला सवाल है ना मुस्तफा। अच्छा जी अच्छा ये क्वेश्चन देखें मुस्तफा, क्वेश्चन इस टाइम देखें आप, इंफॉर्मेशन सारी लिखी हुई। गैस की तो बात ही नहीं कर रहा है ना। डायरेक्ट सॉलिड हो गया हाँ। अच्छा सर खास बात क्या है, दानियाल ने एक बात बोली, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेल्टिंग पॉइंट अगर आप चेक करते हैं, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, अपने स्कूल में पता नहीं किया कि नहीं। मेल्टिंग पॉइंट हम वैक्स पे चेक करते हैं, वैक्स में थर्मोमीटर इन्वर्ट करते हैं और उसको बॉइलिंग वाटर में छोड़ देते हैं। तो हम क्या देखते हैं, वैक्स जब मेल्ट होने लगती है तो उसी वैक्स में जो इन्वर्टेड आपका थर्मोमीटर है उसका टेम्परेचर कितना है, क्योंकि वाटर का तो मैक्सिमम 100 तक जा सकता है, और तीनों के बॉइलिंग वाटर इतना हो, तो वो हम टेम्परेचर देख लेते हैं। टेम्परेचर की रेटिंग आती है फॉर एग्जाम्पल 89.2, कितनी आती है। ये एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट नहीं हो सकता, उसको कूल डाउन करो और जब वो दोबारा से उसके सरफेस पे सॉलिड रीफॉर्म हो जाए तो उसका टेम्परेचर नोट डाउन करो। अगर 89.2 है तो ये दो रीडिंग्स हो गई। दोबारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, मेल्टिंग पॉइंट चेक करो, 89.2 आएगा, फिर दोबारा सॉलिडिफाई करो, फिर 89.2 आएगा। ये वेरीफाई करता है
ये जो हम नॉर्मली सोचते हैं ना मेल्टिंग पॉइंट कैसे चेक होगा कि भाई मेल्टिंग होते हुए आपने चेक कर लिया, नहीं, मल्टीपल टाइम्स आपको करना पड़ता है। मैं क्यों बता रहा हूँ, अगर पेपर 4 में इसके रिस्पेक्ट से कोई टॉपिक पे कोई क्वेश्चन पूछता है कि एक स्टूडेंट ने एक दफा ये काम किया है, उसने हीटिंग करते हुए चेक कर लिया मेल्टिंग कब हुई, तो ये कंफर्म नहीं बताता, सॉलिडिफाई भी करना पड़ता है। क्या कहते हैं, सॉलिडिफाई जब हो रहा होगा, सॉलिडिफाई सबसे आखिर में पता है कहाँ पर होता है, सरफेस पे, नीचे से सॉलिडिफाई होना शुरू होगा अलॉन्ग विद वाटर, और सरफेस पे सबसे लास्ट में होगा, उससे हम चेक करते हैं। अच्छा जी, इसका आंसर क्या है, सही है, आगे चलते हैं। ये वाला देखें, द एक्सपेरिमेंट इज सेट अप ऑन लेफ्ट अंटिल देयर इज नो फर्दर चेंज, ठीक है, अंटिल नो फर्दर चेंज का मतलब क्या है, इज इट इमीडिएट और आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ओके आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड, पोटेशियम मैग्नेट का कलर पता है, कोई बात नहीं, ये एक वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है विच अपीयर्स टू बी पर्पल। अच्छा, भाई मैं कह रहा हूँ वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है, वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है, ठीक है, वो आपने ऐसे टक करके गिरा दिया, पानी के अंदर चला गया टक से, थोड़ी देर के बाद, काफी देर के बाद आप यूँ कह लें कि आप व्हेन देयर इज नो फर्दर चेंज, दैट मींस बहुत देर हो चुकी है, अब कोई चेंज नहीं आ रहा, तब क्या होगा, हुआ क्या है, जब आप वाटर और सॉलिड की बात कर रहे हैं, किसी ऐसे सॉलिड की जो बहुत अच्छा सॉल्युबल है, तो क्या होता है, डिफ्यूजन स्टार्ट होती है, पार्टिकल आएंगे हिट करके चले जाएंगे, लेकिन जब वो कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं, ऑटोमेटिकली आपका सॉलिड डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। जब आपका सॉलिड डिजॉल्व हो जाएगा, तो अगर उस सॉलिड का अपना कोई एक स्पेसिफिक कलर है, तो वो पूरा डिफ्यूज होने के बाद पूरे सोल्यूशन का कलर बनता है, ठीक है। अब आप ये देखें कि वो कहता है व्हाट इज ऑब्जर्व अ कलरलेस लेयर बिलो अ पर्पल लेयर, यानी वो कह रहा है वाटर की लेयर अलग है और इस कंपाउंड के सोल्यूशन की लेयर अलग है, व्हिच इज नॉट पॉसिबल सिंस आई एम टेलिंग यू कि वो वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है, तो ये वाला तो ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। बी में चेक करें, अ कलरलेस लिक्विड विद अ प्योर क्रिस्टल अनचेंज्ड, इन दैट केस अगर आपका प्योर क्रिस्टल कोई डायमंड का पीस होता, कलर डायमंड, और वाटर सॉल्युबल नहीं होता, तो ये पॉसिबल होता, ठीक है। तीसरी कंडीशन, पर्पल लेयर ब्लू कलरलेस लेयर, ये भी पॉसिबल हो सकता है सर, अगर स्मॉल हाँ, तो फिर पता है क्या होता, अपर एरिया आपका कलरलेस होता और बॉटम आपका कलर्ड होता, क्यों, क्योंकि बॉटम इसलिए क्योंकि वो नियर टू दैट सॉलिड है, और जो अपर एरिया है वो फार फ्रॉम दैट सॉलिड, डेफिनेट डिफ्यूज होने में थोड़ी देर लगेगी। तो आखिर में क्या लिखा हुआ है डी में, अच्छा, यूनिफॉर्मली पर्पल सॉल्यूशन का आप रीजन अगर फॉर एग्जांपल ये थ्योरेटिकल आता है और पेपर में लिखना होता है, तो आप कहते हैं रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल अलाउज द डिफ्यूजन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। अगर ये रैंडम मूवमेंट ना होती, तो इसका मतलब पूरे सॉल्यूशन का एक कलर नहीं होता, ऊपर का कलर कुछ और होता है, नीचे का कलर कुछ और होता है, ठीक है, लॉजिक क्लियर है, उसको समझ में आ गई। अच्छा जी, ये बताएं जरा खुद सोच के, फिर अगर आप प्रॉब्लम में आएंगे तो फिर मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ क्या सोचना है, मुझसे गौर से देखना बेटा। क्या होगा बेटे, ठीक है, एक वोट आ गया ऑक्सीजन के लिए, उसके बाद आप क्या कहते हैं, क्या होगा, 5:30 असर की जान हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, बी, बी इज कार्बन डाइऑक्साइड। आप क्या कहते हैं महाराज, तो आप क्यों अलग कहते हैं इसे, स्टैंडिंग आउट ऑफ द क्राउड, नेक्स्ट सब्सटेंस आफ्टर वाटर, सो वाटर कंडेंसेस एट फर्स्ट सब्सटेंस, नहीं, if the air is cooled the first substance to condense is water, if the temperature is lowered further, यानी after condensation the temperature further drops it down,
व्हाट इज द नेक्स्ट सब्सटेंस टू कंडेंस इवन आफ्टर वाटर, वो यही है कि वाटर तो पहला हो गया इमीडिएटली आफ्टर वाटर, कैसे? सही है, यानी आप यूं भी तुमने तुक्का तो नहीं लगाया? समझ में तो आ गया ना? ठीक है, क्योंकि तुमने लास्ट टाइम ये टेम्परेचर वाले केस में तुम परेशान हो रहे थे। आप क्या सोच रहे हैं? आप ये सोचें कि वाटर कितने पे कंडेंस होता है? ये वो वाला नहीं है कि गैस वाला, वो मतलब वेपराइज्ड वाटर नहीं है, ये नॉर्मल एनवायरनमेंट मॉइस्चर है। तो आप गिलास ठंडे पानी का रखते हैं, पानी बाहर आ जाता है, पानी बाहर नहीं आता, वो सराउंडिंग के टेम्परेचर को चेंज करके वाटर को कंडेंस कर लेता है अपने पास, है ना? तो पानी गिलास से बाहर तो नहीं आता, वो सराउंडिंग का ही होता है। वो कितने पे होता है? वो होता है अराउंड 0 डिग्री, क्योंकि वाटर कंडेंस उस टेम्परेचर पे होता है, अपनी स्टेट चेंज करेगा, वरना तो वो गैस है तो गैस ही रहेगा, तो वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, अब वो कह रहा है कि तुमने वाटर को, सॉरी एयर को कूल किया है, पहली चीज, और एयर में मॉइस्चर होता है, वाटर होता है, वो कंडेंस हो रहा है, तो वो कंडेंस किस टेम्परेचर पर होगा? 0 डिग्री। अब 0 डिग्री पे आने के बाद टेम्परेचर फर्दर अगर तुम डिक्रीज करोगे तो वो सबसे पहले क्या रीच करेगा? -78, और डिक्रीज करोगे तो क्या रीच करेगा? -183, और फिर 186, और फिर 198। तो आप सबसे पहले जिसको मीट कर रहे हैं वो कौन है? -78। वो अपनी स्टेट चेंज कर लेगा, 0 पे वाटर नहीं की, -78 पे ही है, उसके बाद फिर -73, 186, 198। ठीक है जी, क्लोजेस्ट टू 0 डिग्री, लोएस्ट, इसमें हाईएस्ट देखना है, हाईएस्ट, क्योंकि नेगेटिव है ना, नेगेटिव में हाईएस्ट काउंट होता है। -78 पहले होगा, नेगेटिव में जो ग्रेटेस्ट है ना वो पहले काउंट करोगे। अच्छा बेटा, इस क्वेश्चन को देखें और खुद आइडेंटिफाई करें इसका आंसर क्या है। महाराज अरे एयर वहां से आगे जब कवर मिला दिया क्या है? सुनो मेरी बात, जार रखा हुआ है यहाँ पे, उस पर लिड रख दो, रख दी, लिड रख दो, उसके ऊपर कवर रख दो, कवर कर दिया, अंदर क्या है? खाली एयर है ना? क्या? ब्रोमीन वेपर इज लेस डेंस देन द एयर। आप बताएं मारिश। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट क्या है? क्या ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन इस टाइम रीड करने के बाद तुम्हें लग रहा है कि गैस के हैवी और लाइटर होने को डिस्क्राइब कर रहा है या गैस के डिफ्यूजन को डिस्क्राइब कर रहा है? लाइटर और हैवियर के कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई कर। दोबारा पढ़ो इस टाइम। इस टाइम जब तुम रीड करोगे ना तो तुम्हें कुछ कीवर्ड जैसे नजर आएंगे कि जैसे तुम्हें लगेगा कि यार ये लाइटर और डेंसर की बात नहीं कर रहा, ये स्प्रेडिंग की बात कर रहे, डिफ्यूजन की बात कर रहे, इंटरमिक्सिंग की बात कर रहे। आया? अब जब वो तुम्हें कह रहा है ना स्लोली स्प्रेड, इसका मतलब वो क्या कह रहा है? स्प्रेड कह रहा है, डिफ्यूज, इंटरमिक्सिंग की बात कर रहा है, पूरा क्वेश्चन जस्टिफाई कर रहा है तुम्हारे स्टेटमेंट को कि वो डिफ्यूजन है। अब डिफ्यूजन के लिए जब तुम कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करते हो तो तुम गैस के हैवी और लाइटर का कॉन्सेप्ट देखते हो या इंटरमिक्सिंग का कॉन्सेप्ट देखते हो? जस्ट बाय डिफॉल्ट जो डेफिनेशन सेट करते हैं मूवमेंट ऑफ पार्टिकल की बेस पे करते हैं, ऐसे ही है मुस्तफा? तो इसका मतलब तुम्हारा जो आंसर है ना वो बी में। बी में क्यों? क्योंकि बी में वो क्या कह रहा है
ऑलवेज मूविंग अराउंड। डी बेटा, डी कह रहे हैं। ब्रोमीन मॉलिक्यूल मूव फास्टर देन द मॉलिक्यूल्स इन एयर। आप डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि एयर का वेट कितना है? क्योंकि फास्टर और स्लोअर के लिए तो आपको मॉलिक्यूलर मासेस पे काम करना पड़ता है, मोलर मासेस पे काम करना पड़ता है। अब क्या करोगे? चलो ब्रोमीन तो प्रोडक्ट टेबल से निकाल दोगे, Br2 उसका मास नहीं लेते, लेकिन एयर के लिए क्या करोगे? एयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। उसका मतलब अच्छा, इन दैट केस कि अगर आपको कंपेयर करना हो ना कि एयर का वेट कितना है, तो जस्ट आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, इसको मतलब आपने कहीं लिख कर नहीं आना पेपर में, ठीक है? आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि आपके पास दो चीज़ों की मेजर क्वांटिटी है, एक आपके पास नाइट्रोजन है और दूसरी क्या है? ऑक्सीजन। नाइट्रोजन आपके पास कितनी है बेटा? 78%। ऑक्सीजन कितनी है आपके पास? 21%। इसके अलावा बाकी सब ट्रेसेस है, थोड़े थोड़े से, ज़्यादा नहीं है, तो मेजर क्वांटिटीज इनकी है। N2 का मास बनता है बेटा कितना? 28, और ऑक्सीजन का मास कितना बनता है? 32। तो अगर आप 28 का 78% निकालें, कैलकुलेटर है किसी के पास? और 32 का 21% निकालें, नाइट्रोजन 21.84 और 32 मल्टीप्लाई बाय 21 डिवाइड बाय 100 कितना आ रहा है? 6.7। दोनों को सम करो, 29 पॉइंट समथिंग है ना? 28.56। सही है, 28.56। तो अगर आपने लेना हो ना अपने जहन में कि आप जब कंपैरिजन करें, तो फिर 28 और 29 के अराउंड आप ले सकते हो एयर के लिए, कि इसका मॉलिक्यूलर वेट इतना हो। लेकिन ये भी कंफर्म नहीं होता, ये हम सिर्फ कंपैरिजन के लिए अपने जहन में रखते हैं। तो एक सर्टेन वैल्यू लिखकर पेपर में आने की जरूरत नहीं है, बस कंपेयर कर सकते हैं आप। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये बताएं, ये ज़रा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा समझ लेना है। दो स्टेटमेंट्स हैं इसमें। क्यों? मीथेन और ब्यूटेन में फ़र्क है ना? इसमें 4 कार्बन होते हैं और इसमें कितने? एक। तो अगर आप पूरे मॉलिक्यूल का फॉर्मूला नहीं भी पता, तो आप कम से कम कार्बन से आइडेंटिफाई कर सकते हो। 4 कार्बन का मास डेफिनेटली 1 कार्बन से ज़्यादा ही होगा। ठीक जी। इसके बाद ये थ्योरेटिकल है, ज़रा चेक करें पहले आप इसका आंसर जस्टिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और मार्क्स भी देख लीजिएगा कितने मार्क्स को जस्टिफाई करना है। यानी मैक्सिमम डिटेल जो तुम कर सकते हो, 4 मार्क्स हुए हैं। It's less dense in hydrochloric acid. However, the constant motion of particles increases at x और interacts with the interact with the acid and forms लेकिन से सब कुछ तो दूसरी पार्टिकल से अगर तुम्हें वो वाली बात बतानी है जो तुम कह रहे हो कि फास्टर कौन है स्लोअर कौन है, तो उसको तुम एक पॉइंट बता देना खाली, तो काफ़ी होगा। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा और इलेबरेट कर सकते हो जहाँ तुमने ये बात बोली थी
क्या बात बोली थी कि एक तरफ से एक्वस अमोनिया, एक्वस अमोनिया का ओरिजिन डिस्क्राइब कर सकते हो कहाँ से आ रही है? इसको मान लेता हूँ माया सी सर एयर फ्रॉम बी मूव्स टुवर्ड्स ए। सही है। अच्छा, ए पे ऐसा क्या है जहाँ से वो गैस निकल रही है और बी पे ऐसा क्या है जहाँ से वो गैस निकल रही है? सो कॉटन में है ना, तो कॉटन वूल लिखते हैं ना, कॉटन कॉटन वूल ऑफ दिस लिबरेट्स गिव्स ऑफ प्रोड्यूसेस दिस गैस। ये वाली एक पॉइंट तो आपको ये वाला बता दिया आपने, सबसे पहले पॉइंट में लिख दिया कि ये आपका एक पॉइंट कंसिडर होगा। आपने दोनों के ओरिजिन में से कोई एक ओरिजिन बता दिया कि वो कौन सी गैस है, और वाइस वर्सा डेफिनेटली दूसरे वाला भी यही है कि कॉटन वूल जो उसमें सोक हुई है वो ये लिबरेट करी है। या अगर चाहो तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में स्टेटमेंट बता सकते हो कि कॉटन वूल सोक्ड इन हाइड्रोब्रोमिक एसिड एंड एक्वस अमोनिया गिव्स ऑफ द रिस्पेक्टिव गैसेस। तो ये एक स्टेटमेंट में दोनों कंपाइल हो गए। दूसरा कि जब वो गैसेस लिबरेट हो रही हैं तो उसके बाद अगली बात, since the particles are at random motion, approach each other। अब यहाँ पर तुम अपना वाला पॉइंट कोट कर सकते हो यार जो तुम कह रहे थे, at different rates due to different molar masses and combine to give कौन सा है? सॉलिड। क्लियर है? ये आखिर में जो लिखा है ना, ये सिर्फ एक पॉइंट काउंट होगा। तो ये आपको कलेक्टिवली 5 पॉइंट्स मिल रहे हैं। इसमें जो बीच वाला पॉइंट है डिफरेंट रेट्स वाला, ये ऑप्शनल है, इसलिए ब्रैकेट कर दिया। ये ऑप्शनल क्यों है बेटा? कि अगर आप इसको लिखना चाह रहे हैं पेपर में तो आखिरी वाले पॉइंट से कनेक्ट करके, जहाँ आप फॉर्मेशन बता रहे हो, क्योंकि आप फॉर्मेशन के थ्रू ही बता रहे हो ना कि जल्दी किसके करीब और किससे दूर हुई है। जो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन डिस्कस किया था, याद है? मैंने कहा था इसलिए से पूछ रहा है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी की बेस पर, और उसके नेक्स्ट स्टेप में क्वेश्चन उसने क्या पूछा था कि क्यों ये इससे नियर और इससे फार था, याद है आपको? तो जब तक वो पूछेगा नहीं तब तक हम बताएंगे नहीं, लेकिन फिर भी अगर हमें लगता है जिस तरह आपको लग रहा था कि एक्सप्लेनेशन देनी है तो याद रखें आप अपना पॉइंट तो ऐड करेंगे, लेकिन जो बेसिक ऑब्जर्वेशन है उसको डिफाइन करते रहो। अगर आप सिर्फ ये लिख देंगे कि इसका रेट कम है इसका रेट ज्यादा है, और ये नहीं लिखा कि इट कंबाइंस टू गिव दिस सॉलिड, तो ये वाला मार्क नहीं मिलेगा। कॉटन वूल सोक्ड इन अमोनिया गैस गिव्स ऑफ अमोनिया गैस, हाइड्रोब्रोमिक एसिड प्रोड्यूसेस फ्यूम्स ऑफ HBr। ये वाइस वर्सा है, आप फ्यूम्स दोनों में से किसी एक के लिए भी लिख सकते हैं क्योंकि वो इंटेंसिव है और कंसंट्रेटेड है, तो वो दोनों लिबरेट करें। बस कभी भी ऐसा ना हो कि जैसे मेरी पहली लाइन जो है ना वो मुनासिब नहीं लग रहा कि वो दूसरी लाइन की जैसी है। बिल्कुल अगर मैं वर्ड फॉर वर्ड एक ही लिख दूँ और एक जगह गैस का नाम चेंज कर दूँ, एक जगह उसकी टाइप चेंज कर दूँ, तो अच्छा स्टेटमेंट नहीं लगता। तो कभी भी अगर आपको एक स्टेटमेंट एक से ज़्यादा दफ़ा लिखना हो तो डिफरेंट स्टाइल में कोट करना है, एक जैसा मत लिखना।
यहाँ तक की बात क्लियर है बेटा? इसका सेकंड पार्ट ये वाला जो हमने पढ़ा था ना, टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है वॉल्यूम पे, ये वो। अब जरा इसको चेक करें और मार्क वैल्यू देख के आंसर कीजिएगा। स्पेस रिक्वायर्ड बिकम्स, ठीक है, तो मैं ये लिख दूं, दानियाल मस्टर्ड स्टेटमेंट सही है। व्हेन पार्टिकल कम क्लोजर ऑब्वियस वॉल्यूम कम हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा? 1 मार्क मिल जाएगा इस पे, यही आंसर किया। अब ये वाला क्वेश्चन देखें, ये सेम ईयर में डिफरेंट वेरिएंट पे आया है, यानी ऊपर जो उन्होंने क्वेश्चन दिया उसी के जैसा क्वेश्चन नीचे दूसरे पेपर का। अगर ब्लू लिटमस पेपर क्यों रखा हुआ है सर, ये दोनों साइड पे एक गैस रखी हुई है, दूसरे में फॉर्मूला सिर्फ डिफरेंट है, क्या फर्क पड़ेगा? अगर इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं समझा दूंगा। हाँ अल्टीमेटली, यानी अगर तुम ये देखो ना कि इसमें अगर लिखा आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, तो दोनों में कॉमन होगी। अच्छा ये कह रहा है हाउ द गैसेस मूव थ्रू द ट्यूब्स। अच्छा लोअर मॉलिक्यूलर मास वाली बात जो है वो मेरा नहीं ख्याल। हाँ अच्छा वो सिर्फ ये कह रहा है हाउ द गैसेस मूव थ्रू द ट्यूब्स, लिबरेट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट। कॉटन वूल जो सोक किए वहां से लिबरेट हो रही है, दे मूव एट डिफरेंट स्पीड्स, ये वाली बात जो तुम कह रहे हो। और साथ में ये भी ऐड कर देना सिंस दे आर मूविंग एट रैंडम सो दे मस्ट रीच द लिटमस सेपरेटली, ठीक है। और जिस पॉइंट से आप गैस को कंसंट्रेटेड फॉर्म में रखते हैं ना, वो वहीं से एक्सटेंड हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है। तो ये भी कह सकते हो, बिल्कुल ठीक है। अब तुम्हारी हायर कॉन्सेंट्रेशन होगी लेफ्ट पे और लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगी राइट पे, बिल्कुल ठीक है। कर देंगे, सिर्फ 2 पॉइंट्स है, कर लेंगे अब चीजें। अब इस टॉपिक का कोई क्वेश्चन थ्योरेटिकल या एमसीक्यू बेस्ड आएगा तो हैंडल कर लोगे, है ना? इतना तो कर ही लोगे कि पूरे मार्क्स नहीं तो कम से कम 1-2 मार्क्स डिडक्ट होकर पूरा आंसर करेक्ट होगा, ऐसा ही है ना? हाँ। अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी मैं आप लोगों से वर्कशीट शेयर कर लेता हूँ, आप लोग उसको सॉल्व करें। कोशिश कीजिएगा कि नेक्स्ट क्लास तक मैक्सिमम हो जाए, यानी सारी हो जाए। सारी अगर नहीं भी हो तो मैक्सिमम आप कर लें, क्योंकि उसमें रिपीटेटिव सेगमेंट्स हैं, यानी आप जो समझे डिफ्यूजन जो है वो डिफ्यूजन ही रहेगा, आप कुछ भी करो। मैं गैस के एग्जाम्पल चेंज कर दूंगा, क्वेश्चन स्टेम चेंज कर दूंगा, मैनोमीटर का डिजाइन चेंज कर दूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, सेम। तो अगर आप किसी चीज का थ्योरेटिकल आंसर एक दफा सही लिखते हो बेटा, तो ऑब्वियसली उसका नेक्स्ट टाइम में आंसर आपने सही लिखना है। तो अगर आप पूरी वर्कशीट नहीं भी कर सकते, थोड़ी सी कर लो, नेक्स्ट क्लास में जब आप लोग आओगे तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे, कितनी हो गई, कहाँ पर क्यों प्रॉब्लम है, अगर कोई आंसर गलत लग रहा है तो उसको हम देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जो हमारी वेंसडे की क्लास होगी उसमें हमारा होगा टेस्ट चैप्टर नंबर 1। मैं प्रिंट आउट से निकलवाऊंगा तो तुम लोगों को फिर वो जाके यहाँ तो प्रिंट आउट या तो तुम लोग कॉपीज कराओगे या परचेज करना पड़ेगा, पैसे लगेंगे। तो अभी सब कुछ वैसे डिटेल चल रही है, तो जिसकी कन्वीनियंट हो वो प्रिंट आउट ले ले अपने घर पे ही, और जिसकी कन्वीनियंट ना हो वो वैसे ही सॉल्व कर ले, मसला नहीं है। अगर आपके पास टैबलेट वगैरह है तो इसी तरह लिख के सॉल्व करना, मुझे मसला नहीं है, बस आप सॉल्व करें। मुझे आंसर्स बस ऐसे रखिएगा कि आंसर्स आपके पास हो जब आप लोग क्लास में, ताकि जब मैं कोई क्वेश्चन बताऊं तो आप लोग मुझे बता दें सर हमने ये लिखा है, ठीक है? कोई बात पूछनी है इसमें?
बेटा ये चैप्टर पूरा क्लियर है? बेटा नेक्स्ट हम मूव करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, फिर हम मूव करेंगे प्रोडक्ट टेबल पे, फिर हम मूव करेंगे बॉन्डिंग पे, और फिर हम मूव करेंगे हैं बॉडी के बाद ऐसे का कैसे जाए चलिए जी, बाकी करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।